होता। लेकिन धन्य है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा नहीं, ये देश आजाद हुआ है, इस देश में अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब वोट से राजा अगर पैदा होना है तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों को वोट की कीमत बराबर की होगी। इसके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। बाबा साहब की बात को मान लिया, उस सूची में नाम दर्ज हुआ। समतल एरिया के लोगों का नाम जब सूची में दर्ज हुआ तो अनुसूचित जाति में हो गए, और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का जो नाम दर्ज हुआ वो अनुसूचित जनजाति हो गए, यानी SC और ST हो गए। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को माना, वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। हमने क्या कहा? किसका सर्वे हो रहा था? पिछड़ों का, किसी जाति का नहीं हो रहा था। मानवर कांसी राम साहब जब चौधरी देवीलाल चौटाला जी को समझाते हैं तो कहते हैं, तो चौधरी देवीलाल जी कहते हैं, मानवर साहब, राजा साहब हमको कहीं वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा ना दें। तब उस वक्त पर मानवर साहब कहते हैं कि चौधरी साहब आप तो वैसे भी कुर्सी से हट जाओगे अगर पिछड़ों के साथ नहीं खड़े होगे तो, लेकिन अगर पिछड़ों के साथ खड़े हो गए। उसी वक्त मानवर कांसी राम साहब ने कहा था कि ताऊ अगर तू तोलेगा तो लाल किला से बोलेगा। उच्च सेक्टर, BBF या और भी जो पदाधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि माननीय बहन जी ने अकेले मुझे नहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, आप सब इस प्रदेश अध्यक्ष के मालिक हैं, सभी लोग प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अभी तमाम हमारे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि ऐसे मौके पर आपको जिम्मेदारी मिली है कि जब BSP बहुत कमजोर हो गई है। हमने कहा ये बहुजन समाज पार्टी कभी कमजोर नहीं हो सकती है, ये बाबा साहब का मिशन है, मानवर कांसी राम साहब की सोच है, विचारधारा है, और मान्या बहन जी का संघर्ष है। और इस वक्त जैसे ही मुझे मान्या बहन जी ने इस पद की जिम्मेदारी दी है, पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित है। जिस संगठन का, जिस मूवमेंट का जब कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है तो वो संगठन अपने आप बहुत अच्छा और बहुत अच्छा काम करने लगता है। मेरे सम्मानित साथियों, मैं अब आता हूँ मूल बातों पर। सम्मानित साथियों, इस देश का संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने बनाने का काम किया, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाकर जब सौंप रहे थे, उसी वक्त बाबा साहब ने कहा कि इस देश का संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन यदि इसको लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही, मनसा साफ नहीं रही, तो अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। साथियों, इस देश में यही देखने को मिला। उस संविधान में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने 3 बातों को आर्टिकल में, संविधान में व्यवस्था देने के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है। नंबर 1, इस देश में बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था दे करके, चाहे जिस समाज की महिलाएं हों, अगर बाबा साहब संविधान में व्यवस्था नहीं दिए होते तो उनको पढ़ने लिखने का और स्वाभिमान से जिंदगी जीने का अधिकार नहीं मिला होता। दूसरी चीज, सम्मानित साथियों, वोट का अधिकार। इस देश में जब वोट के अधिकार देने की बात आई तो जितने लोग उस कमेटी में थे उसमें सभी लोगों की चाहत थी कि सबको वोट का अधिकार न दिया जाए। वोट का अधिकार उसको दिया जाए जिसके पास बड़ी शिक्षा ग्रहण किया हो, या जिसके पास बड़ी लगान जमा होती हो, या जो बहुत बड़े बड़े काश्तकार हों। हमें लगता है कि अगर उस आधार पर वोट का अधिकार मिलता तो यहाँ मौजूद इसमें ज्यादातर लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला होता। लेकिन धन्य है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा नहीं, ये देश आजाद हुआ है, इस देश में अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब वोट से राजा अगर पैदा होना है तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों को वोट की कीमत बराबर की होगी। इसके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। मेरे सम्मानित साथियों, तीसरा मुद्दा क्या रहा है? इस देश में आरक्षण देने की बात, क्योंकि इस देश में, भारत देश में दोहरी गुलामी रही है। एक गुलामी थी अंग्रेजों की और दूसरी गुलामी थी इस देश के बड़े बड़े राजा राजाओं की। जो बड़े बड़े राजे रजवाड़े होते थे
उनकी भी गुलामी इस देश के तमाम लोग किया करते थे। वो कौन लोग थे? जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, यानी जो हर तरह से इस देश में कमजोर लोग रहते थे, हर तरह से पिछड़े लोग रहते थे, वो बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की भी गुलामी किया करते थे। अपने घर का काम छोड़ करके अगर आदेश आ जाता था तो वो उनके घर सेवा करने और उनके कहे हुए कामों को करने के लिए चले जाया करते थे। ये दूसरी गुलामी किनको झेलना पड़ता था? जो लोग हर तरह से पिछड़े हुए थे। धन्य है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने इस देश में पिछड़े समाज को आरक्षण देने के लिए एक साइमन कमीशन की सिफारिश किया। वो साइमन कमीशन इस देश में जब आया तो जो लोग पिछड़े समाज को आरक्षण नहीं देना चाहते थे, तमाम हमारे पिछड़े समाज के ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो कहते हैं कि बाबा साहब ने तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ही खाली आरक्षण की व्यवस्था दिया है। लेकिन नहीं मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने जो साइमन कमीशन आया था, बाबा साहब के प्रयास से जो आया था, वो किसका सर्वे हो रहा था? जो हर तरह से पिछड़े थे। मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, ना तो बाबा साहब ने किसी जाति की बात किया था। बाबा साहब ने कहा था कि इस भारत देश में जो भी लोग आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से या हर तरह जो पिछड़े हैं, इनका सर्वे होना चाहिए। ए मेरे सम्मानित साथियों, उस वक्त दिन भर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, आवाज मत करिए मेरे भाई, ये भाषण नहीं हो रहा, ध्यान सुनिए। उस वक्त डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जब दिन भर साइमन कमीशन कमेटी के साथ दिन भर सर्वे कराते थे और रात में पिछड़े समाज के लोगों के मोहल्ले में जाते थे और जा करके समझाने का काम करते थे कि पिछड़े समाज के लोगों, कल आपके गांव में भी जब कमेटी के लोग आएंगे तो अपनी हकीकत को बता देना। ए मेरे पिछड़े समाज के लोगों, जैसे बाबा साहब उस गांव से निकल करके आते थे, तैसे जो लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे, ऐसे लोग भी उस गांव में जाकर के पहुंच जाते थे और पूछते थे, क्या आपके गांव में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब आए थे? जब लोग बताते थे हाँ आए थे, पूछते थे क्या कह करके गए हैं, तो लोग बताते थे कि बाबा साहब कह करके गए हैं कि जो आपकी कमेटी आएगी तो उनको पूरी सच्चाई बता करके उस सूची में नाम दर्ज करा देना। तुरंत वो लोग कहते थे, अगर आप लोग बाबा साहब की बात को मान गए, उस सूची में नाम दर्ज करा दिए, तो आप लोग शूद्र हो जाओगे, अछूत हो जाओगे, छोटी जाति में हो जाओगे। ए मेरे पिछड़े समाज के साथियों, उस वक्त बाबा साहब की बातों को जिन लोगों ने नहीं माना, वो लोग पिछड़े रह गए, और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को मान लिया, उस सूची में नाम दर्ज हुआ। समतल एरिया के लोगों का नाम जब सूची में दर्ज हुआ तो अनुसूचित जाति में हो गए, और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का जो नाम दर्ज हुआ वो अनुसूचित जनजाति हो गए, यानी SC और ST हो गए। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को माना, वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। हमने क्या कहा? किसका सर्वे हो रहा था? पिछड़ों का, किसी जाति का नहीं हो रहा था। जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े थे, उनका सर्वे हो रहा था। और बाबा साहब बड़ा प्रयास करके आपको आरक्षण देना चाहते थे। जिन लोगों ने बाबा साहब को माना, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आ गए। जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, वो पिछड़े के पिछड़े रह गए। वही है सविता, लोधी, मौर्य, साग, कुशवाहा, गडेरिया, मौर्य, आपके बघेल, होरकर, चंदेल, धनगर, यही लोग हैं जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना था। लेकिन धन्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने सोचा कि ये हमारा OBC समाज, पिछड़ा समाज, जो मेरी बात को मान गया वो तो आरक्षण पा गया, जो नहीं मान रहा है उनके लिए भी मैं एक आर्टिकल 340 के तहत संविधान में व्यवस्था दे करके जा रहा हूं कि जब कभी फिर से इस देश के लोग चाहेंगे तो सर्वे करा करके फिर से आरक्षण दिया जा सकता है। ए मेरे पिछड़े समाज के लोगों, आर्टिकल 340 के तहत संविधान में व्यवस्था थी और पहली बार 1952 में वोट पड़ा है। 1952 में जब इस देश में हुकूमतें शुरू हुई तो उसी वक्त
एक काका कालेरकर आयोग की कमेटी बनी, जिसकी रिपोर्ट 1952 में कमेटी बनती है और 55 में उसकी रिपोर्ट पिछड़े समाज को आरक्षण देने के लिए आ जाती है। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, इसीलिए हमने कहा था कि अगर नियत साफ करके संविधान को नहीं लागू किया गया तो संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि संविधान में आर्टिकल 340 के तहत व्यवस्था भी थी और पिछड़ों, आपको काका कालेरकर आयोग की रिपोर्ट भी 1952 में कमेटी बनी और 55 में रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन आपका आरक्षण लागू नहीं हुआ। फिर 77 में आकर के दबी जुबान से जब कुछ लोगों ने इस बात को रखा, क्योंकि कांग्रेस ने 77 तक आपका आरक्षण लागू करने का काम नहीं किया था, उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ कई मोर्चा बना करके लोगों ने इस बात को रखा कि अब की अगर मेरी हुकूमत आएगी तो काका कालेरकर आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 77 में जब दबी जुबान से जब ये बात सामने आई कि आरक्षण मंडल कमीशन लागू किया जाए, आपके मैनिफेस्टो में भी था, तो उस वक्त जो प्रधानमंत्री जी रहे उन्होंने यह कह करके टाल दिया कि ये रिपोर्ट आपकी पुरानी हो गई है, ये रिपोर्ट पुरानी हो गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ों, आपको बैकवर्ड के लोगों आरक्षण नहीं मिल सकता है। फिर से दूसरी कमेटी बनती है जिसका नाम मंडल कमीशन हुआ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी 78 तक आ जाती है, लेकिन मेरे पिछड़े समाज के लोगों 78 में भी आपका आरक्षण नहीं मिलता है। आपका आरक्षण कब मिलता है? 90 में। रिपोर्ट कब आई थी काका कालेरकर आयोग की? 52 में शुरू हुआ, 55 में आई और 90 में लागू हुआ। 55 से 90 तक कितने साल बीत गए? लगभग 35-38 साल। ए मेरे ओबीसी समाज, पिछड़े समाज के लोगों, जरा ध्यान दीजिए कि 35 सालों तक संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी आपका आरक्षण नहीं लागू हुआ। धन्य मानवर कांसी राम साहब, मान्या बहन जी, जो शुरू से ही इस चीज की पैरवी कर रहे थे कि मंडल कमीशन लागू हो। लेकिन पहली बार मेरे सम्मानित साथियों 89 में बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद जीत करके आते हैं। बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी और आपके पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी। तब मानवर कांसी राम साहब कहते हैं कि ये तीनों सांसद, मान्या बहन जी, आप पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगी और मैं वोट क्लब बोर्ड पर रैली करने चल रहा हूं। और ये पूरे देश में बहुजन समाज के लोग ये तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं हो जाता है। क्या नारा लगा था उस वक्त कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ए मेरे सम्मानित साथियों, मान्या बहन जी पार्लियामेंट के अंदर में और मान्यवर कांसी राम साहब वोट क्लब बोर्ड पर और पूरे बहुजन समाज के लोग पूरे भारत देश में आंदोलन कर रहे थे। उसी वक्त बनारस जनपद के एक जिला गाजीपुर है, जहां पर 5 अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिन दहाड़े गोलियों से मात इसलिए भून दिया गया कि ओबीसी और पिछड़े समाज के लोगों का मंडल कमीशन लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वक्त जब मानवर कांसी राम साहब वोट क्लब बोर्ड पर रैली कर रहे थे तो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय बीपी सिंह जी थे और उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल चौटाला जी थे। चौधरी देवीलाल चौटाला जी मानवर कांसी राम साहब को फोन करते हैं, कहते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अनुसूचित जाति में तो पैदा हुए हैं लेकिन पिछड़ों के आरक्षण की लड़ाई इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं। तब मानवर कांसी राम साहब ने चौधरी देवीलाल चौटाला जी से कहा कि देखिए चौधरी जी, आप तो पिछड़े समाज में जन्म लिए हो, आपको धन्यवाद नहीं देना चाहिए, आपको इस लड़ाई में मेरे साथ खड़ा हो जाना चाहिए। तब उस वक्त चौधरी देवीलाल चौटाला जी से जब बात होती है तो मान्यवर कांसी राम साहब वोट क्लब बोर्ड से चल करके जो दिल्ली से करीब में पानीपत पड़ता है, वहां पर चौधरी देवीलाल चौटाला जी जो देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं और मान्यवर कांसी राम साहब की एक मुलाकात होती है। मान्यवर कांसी राम साहब जब चौधरी देवीलाल चौटाला जी को समझाते हैं तो कहते हैं
तो चौधरी देवीलाल जी कहते हैं, मानवर साहब, राजा साहब हमको कहीं वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा ना दें। तब उस वक्त पर मानवर साहब कहते हैं कि चौधरी साहब आप तो वैसे भी कुर्सी से हट जाओगे अगर पिछड़ों के साथ नहीं खड़े होगे तो, लेकिन अगर पिछड़ों के साथ खड़े हो गए। उसी वक्त मानवर कांसी राम साहब ने कहा था कि ताऊ अगर तू तोलेगा तो लाल किला से बोलेगा। क्या मतलब कि अगर तुम मेरी बातों को विचार करोगे, तौलोगे, समझोगे तो आप लाल किला से बोलोगे।